अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 में एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। प्रीवियसली हमने देखा कि किस तरह से बोहर एटॉमिक मॉडल के थ्रू हमने एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी किया और रदरफोर्ड मॉडल के डिफेक्ट्स को जस्टिफाई किया बोहर एटॉमिक मॉडल ने। आज हम देखेंगे कि हाइड्रोजन का जो एटम है उसके ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन किस तरह रिवॉल्व करता है और उसका रेडियस और उसकी एनर्जी हम निकालेंगे। सबसे पहले हम जो है रेडियस ऑफ ऑर्बिट को कैलकुलेट करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट तरीन टॉपिक है और लॉन्ग क्वेश्चन के अतबार से ख़ासी अहमियत का हामिल है। लेट्स सपोज रेडियस की अगर हम बात करें तो हम कंसिडर करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मैस है m और उस पर चार्ज है E और ये एक सर्कुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है और उस न्यूक्लियस से इसका जो फासला अगर नापा जाए तो उसे हम रेडियस कहेंगे और स्मॉल r से डिनोट करेंगे। और जिस वेलोसिटी के साथ ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उस वेलोसिटी को हम v से डिनोट कर रहे हैं। और न्यूक्लियस पर जो चार्ज है वो Ze प्लस है और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो E माइनस है और Z बेसिकली प्रोटॉन नंबर है और E चार्ज ऑन प्रोटॉन है। तो कलेक्टिवली हम Ze प्लस इसे देखते हैं। कूलम्स लॉ के मुताबिक जब भी दो चार्ज बॉडीज़ हों एक सिस्टम में तो उस पर कूलम्स लॉ अप्लाई होता है और कूलम्स लॉ ये कहता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज बॉडीज़ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। यानी किसी भी दो चार्ज बॉडीज़ के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो चार्जेस के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होती है वन थिंग और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स होती है। यानी अगर आप इसी चीज़ को मैथमेटिकली देखें तो हम कहते हैं कि लेट्स सपोज हमारी दो चार्ज बॉडीज़ हैं, एक Q1 है और एक Q2 है और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है r। तो आप कूलम्स लॉ को कैसे जस्टिफाई करेंगे मैथमेटिकली? तो हमारे पास कूलम्स लॉ क्योंकि फोर्स पर डिपेंड करती है और फोर्स किसके डायरेक्ट रिलेशन में है? प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस Q1 एंड Q2 और आपके पास दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस जो आप देख सकते हैं नीचे आर स्क्वायर की फॉर्म में, यानी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर टर्म आएगी। तो ये है हमारा कूलम्स लॉ। ऐसा ही कुछ सिस्टम हम हाइड्रोजन एटम में भी देख रहे हैं जिसमें न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और ये दो चार्ज बॉडीज़ ही हैं और इन पर भी जो फोर्स है वो कूलम्स फोर्स ही होगी। और उसके मुताबिक जब हम देखते हैं तो कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस और प्रोटॉन आपके पास इलेक्ट्रॉन के दरमियान है ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है जिसके तहत इलेक्ट्रॉन जो है मोशन में है। सो फोर्स जब हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज़ इक्वलेंट टू जो आप चार्ज लेंगे प्रोटॉन के लिहाज से यानी न्यूक्लियस के लिहाज से वो Ze कहलाएगा और इलेक्ट्रॉन के लिहाज से भी E। तो ये प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस हो गया और नीचे आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर यानी दिस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो आप जब Ze को कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा Ze स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करेंगे जिसमें 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलम्स लॉ कांस्टेंट है और जिसमें एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम परमिटिविटी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 8.84 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर जॉल पर मीटर। ये वैल्यू आपने ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखनी है। अब सेकंड चीज़ जो हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उस पर एक और फोर्स भी एक्ट कर रही है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है F इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। तो अगर एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जिसमें इलेक्ट्रॉन ना तो बाहर जा पाए ना ही न्यूक्लियस में आकर गिरे तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और आपके पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स हैं ये दोनों बैलेंस होंगी तो इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा और एक्चुअली ये बैलेंस होती हैं। इसी बात को कंसिडर करते हुए हम इक्वेशन 1 और 2 को इक्विवेलेंट मानेंगे क्योंकि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस बैलेंस हैं और तभी इलेक्ट्रॉन इजीली इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। सो हम लिख सकते हैं कि mv स्क्वायर ओवर r जो कि हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है दैट इज इक्वलेंट टू द कूलम्स फोर्स Ze स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। सो हमारे पास यहाँ से जब हम रीअरेंज करते हैं इक्वेशन को तो ये r इस r से कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह जाएगा mv स्क्वायर तो v स्क्वायर को यहीं पर रहने दें तो m दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाता है और हमारा एक्सप्रेशन बनता है v स्क्वायर इज इक्वल टू Ze स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r m। दैट इज इक्वेशन नंबर 3 और इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि वेलोसिटी का जो स्क्वायर फैक्टर है यानी स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द
रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, यानी रेडियस का और वेलोसिटी का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स तेज़ी से आपके पास रिवॉल्व करेंगे स्मॉलर रेडियस के ऑर्बिट में, यानी अगर रेडियस कम है, छोटा ऑर्बिट है, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन तेज़ी से मूव करेगा, क्योंकि इन दोनों का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। तो जितना इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर वाले ऑर्बिट्स में जाएगा, हायर ऑर्बिट्स में जाएगा, तो रेडियस बढ़ जाएगा, तो वेलोसिटी उसकी कम हो जाएगी। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप from equation number 3 between velocity and radius that comes from the equation number 3. अब बोहर पास्टुलेट की अगर हम बात करें, जैसा कि हमने प्रीवियसली बोहर के पास्टुलेट स्टडी किए थे और उसमें हमने फोर्थ पास्टुलेट पढ़ा था, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम mvr इज़ द इंटीग्रल मल्टीपल ओवर ऑफ h ओवर 2 पाई। सो यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन को यूज़ कर लें फोर्थ पास्टुलेट को और उसको रीअरेंज करें, और रीअरेंज करने के लिए हमें वेलोसिटी को यहीं पर रखना है, m और r दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएंगे। अब हम इस इक्वेशन का स्क्वायर लेंगे दोनों साइड्स पर, तो ये बन जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर a स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। दैट इज इक्वेशन नंबर 4, जो आप अगर गौर करें तो इक्वेशन नंबर 3 जैसी है। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं और दोनों की राइट हैंड साइड को आमने सामने ला सकते हैं। अब जब आप इसको दोबारा रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पर जो r है इसके r से कैंसिल हो जाएगा, m भी कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह बाकी फैक्टर्स भी आप इसमें से कैंसिल आउट करेंगे, तो ये r स्क्वायर दूसरी तरफ आकर रह जाता है एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर पाई m z e स्क्वायर। जहन में रहे कि आपने इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज इस तरह से करना है कि जो r स्क्वायर का फैक्टर है, ये r इस r से कैंसिल हो जाएगा और सिंगल r यहाँ पर रह जाएगा, ये आप उधर ले जाएंगे, z e स्क्वायर दूसरी तरफ आकर नीचे डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, और ये एक्सप्रेशन वहाँ जाकर जो है मल्टीप्लाई होगा, और फिर कैंसिल आउट करने के बाद आपकी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आपको मिल जाती है। इस इक्वेशन में तमाम चीज़ें कांस्टेंट हैं, लाइक एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ए स्क्वायर कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है। तो आप तमाम कांस्टेंट्स को एक तरफ करें तो पीछे जो वेरी करते हैं वो है एन स्क्वायर का फैक्टर और नीचे से जेड का फैक्टर। सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये तमाम कांस्टेंट्स को लेट सपोज हम ए नॉट कह रहे हैं, तो आर इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर ओवर जेड। तो ए नॉट में जितने भी फैक्टर्स हैं एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर ओवर पाई एम ई स्क्वायर, ये कांस्टेंट के इक्वल है, और जब तमाम वैल्यूज़ को पुट किया जाता है, जिसमें हमें वैक्यूम परमिटिविटी हम पहले ही देख चुके हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमें पहले ही पता है, पाई की वैल्यू भी आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज भी हमें पता होता है। तो तमाम वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपने ये डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट नहीं करनी, आपने जस्ट याद करनी है कि 5.29 इंटू 10⁻⁻11 आपके पास मीटर या 0.529 एंगस्ट्रम वैल्यू आती है, तो ये कांस्टेंट की वैल्यू होगी। और अगर हम हाइड्रोजन सिस्टम की जैसे कि बात कर रहे हैं तो उसमें प्रोटॉन नंबर 1 होता है, तो हमारा ये एक्सप्रेशन ऊपर वाला क्या बन जाएगा, r इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट z1 हो गया तो n स्क्वायर रह जाएगा। अब जब एप्सिलॉन नॉट की भी a नॉट की भी वैल्यू हम जब पुट करेंगे और nth ऑर्बिट के लिए काम करेंगे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि r इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर फॉर n ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। सो आप जो भी नंबर ऑफ ऑर्बिट पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप रेडियस जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इक्वेशन हमें बताती है कि रेडियस का स्क्वायर ऑफ ऑर्बिट नंबर से डायरेक्ट रिलेशन है, यानी आप जितना ऑर्बिट नंबर बढ़ाते जाएंगे, उतना जितना आपके पास ऑर्बिट नंबर बढ़ता जाएगा उतना ही रेडियस भी इंक्रीज करेगा। इसका मतलब है कि हायर ऑर्बिट्स का रेडियाई ज़्यादा होता है और इट गोज ऑन इंक्रीजिंग विद द ऑर्बिट नंबर। लाइक आपके पास अगर n की वैल्यू 1 है तो ये आर एन था, और अगर n की वैल्यू 1 है तो r1 बन जाएगा ये, और यहाँ पर आप n की जगह 1 पुट करेंगे तो आपको 0.529 एंगस्ट्रम वैल्यू मिल रही है। जब n2 हो जाएगा तो आप देख सकते हैं वैल्यू सब में पहली वही रहेगी, ये पहले 5 ऑर्बिट्स की रेडियस की वैल्यू है, जिसमें आप फर्स्ट वैल्यू को 0.529 एंगस्ट्रम रेडियस पर देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का फासला न्यूक्लियस से। और जब हम n की 2 वैल्यू पुट करते हैं तो अगर 2 का स्क्वायर लें तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ 4 टाइम्स अवे फ्रॉम द फर्स्ट वन, then it is 9 times away, and then 16 times away, and then 25 times away from the first one. So आप अगर गौर करें तो ये तो हमने रेडियस निकाल ली है। अब हम देख रहे हैं कि जैसे वैल्यूज़ को असेस किया जाए तो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट्स ऑर्बिट नंबर बढ़ाने से इंक्रीज़ होता जा रहा है। इसका मतलब है कि ऑर्बिट्स इक्वली स्पेस नहीं है, इसीलिए पहले कम फिर ज़्यादा और बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया। तो हम कह सकते हैं कि अगर आप डिफरेंस निकालें R2 माइनस R1 का, कम होगा डिफरेंस, फिर R3 माइनस R2, फिर R4 माइनस R3, R5 माइनस R4, इस तरह से हमारा जो
ऑर्बिट्स का ये जो डिफरेंस इट गोज ऑन इंक्रीजिंग। सो सेकेंड ऑर्बिट आप देख सकते हैं 4 टाइम्स अवे है फ्रॉम द फर्स्ट, और थर्ड ऑर्बिट 9 टाइम्स अवे है, फोर्थ ऑर्बिट 16 टाइम्स अवे है, और इसके बाद फिफ्थ ऑर्बिट 25 टाइम्स अवे है, एंड अप टू सो ऑन। दिस इज ऑल अबाउट द रेडियस। अगर आपसे पूछा जाए कि रेडियस कैलकुलेट करें फॉर nth ऑर्बिट तो आप फिर भी सारा बताएंगे, और अगर आपसे कहा जाए फर्स्ट ऑर्बिट तक निकालें तो आप पहले ऑर्बिट की वैल्यू तो मस्ट मेंशन करेंगे। सो ये था रेडियस का बिहेवियर। सेकेंड जो चीज़ हमें यहाँ पे डिराइव करनी है वो है जी एनर्जी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब टोटल एनर्जी एक ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की दो बातों पर डिपेंड करती है, एक तो काइनेटिक एनर्जी पर जो मोशन की वजह से होती है, और पोटेंशियल एनर्जी पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन विद द न्यूक्लियस की वजह से होती है। यानी इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ चार्ज की बदौलत इंटरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कहलाता है। सो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम अप होगी। हमें वन बाय वन दोनों एनर्जीज को कैलकुलेट करना है, तब हम जान पाएंगे कि एनर्जी हमारे रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की टोटल कितनी है। काइनेटिक एनर्जी का अगर एक्सप्रेशन देखें तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम के बाद वी स्क्वायर अभी हम रिसेंटली रेडियस में निकाल कर आए हैं इक्वेशन नंबर 3 में, वो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे जो आप देख सकते हैं। जब पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बनेगी जेड ई स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्योंकि एम एम से कैंसिल हो जाता है, तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब सेकंड फैक्टर जो हमें निकालना है वो है जी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली पोटेंशियल होता है किसी भी बॉडी की वो एबिलिटी जिसके तहत वो काम करती है। तो हम इसमें वर्क डन को लेते हैं, तो वर्क किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब एक्चुअली होता क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान है वो तो कूलम्स फोर्स है। लेट्स सपोज हमारा इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है इन्फिनिटी पॉइंट पर, एक पॉइंट है इन्फिनिटी और उस पर पड़ा है, और आप इलेक्ट्रॉन को स्मॉल डिस्टेंस डी आर से मूव करवा रहे हैं। तो जितना काम आपने उस इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने पर किया हम उसको वर्क के इक्वल ले रहे हैं। दैट वर्क इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये वो कूलम्स फोर्स है, और साथ डिस्टेंस जितना हमने उसे मूव करवाया है वो है डी आर। हम सपोज करें तो हमारा वर्क ये इसके इक्वल आ जाएगा, इस एक्सप्रेशन के इक्वल। अब हमें जो है टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रॉन की, कि जिसके तहत हम उसे न्यूक्लियस के करीब आर डिस्टेंस तक लेकर आए। टोटल वर्क डन इज कैलकुलेटेड इन ब्रिंगिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन्फिनिटी टू डिस्टेंस आर। सो इसके लिए होता क्या है, अगर आप इस चीज़ को समझें तो ये किस तरह से आप अंडरस्टैंड करेंगे। लेट्स सपोज ये आपका एक न्यूक्लियस है और हम इसमें ये एक ऑर्बिट है, और एक ऑर्बिट के गिर्द आपके पास इलेक्ट्रॉन किसी भी मदार में घूम रहा है। हम यहाँ पर उसे एक डिस्टेंस आर पर लेकर आए। आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि हम यहाँ से, ये वो पॉइंट है जिसे हम इन्फिनिटी का पॉइंट कहते हैं। ये इन्फिनिटी का साइन है जो आप इस वक्त देख सकते हैं। दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी, कि ये इन्फिनिटी का पॉइंट है जिस पर हमारा जो है इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ था, और उसे हम उठाकर लाए नीचे। किस पॉइंट पर लेकर आए, उस पॉइंट पर लेकर आए जहाँ पर आपके पास इसका जो डिस्टेंस है वो क्या बन गया, दैट इज़ इक्वलेंट टू आर। सो आप देख सकते हैं कि आपके पास ये वो पॉइंट है, यानी दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को हम लेकर आए और हमने उस पर वर्क डन किया, और उसे हमने किस डिस्टेंस पर न्यूक्लियस के करीब पहुँचा दिया, आर डिस्टेंस पर। सो जितना काम हमने उसे इन्फिनिटी से उठाकर जो है आर तक लाने के लिए किया, दैट इज़ वर्क डन। अब इसमें जो पोटेंशियल हमारा लगा वो कैसे हम काउंट करेंगे। इन्फिनिटी वो पॉइंट है जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हमारे सिस्टम की क्या है, दैट इज़ ज़ीरो, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहाँ पर न्यूक्लियस की गिरफ्त इलेक्ट्रॉन पर नहीं लग रही। तो हम कह सकते हैं कि इन्फिनिटी वो पॉइंट है जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज़ीरो। लेकिन जैसे ही इस पॉइंट से नीचे हम इलेक्ट्रॉन को लाना शुरू करते हैं तो इससे नीचे हमारे पास न्यूक्लियस रेफरेंस बन जाता है, यानी न्यूक्लियस का इफेक्ट आपके पास इलेक्ट्रॉन पर लगना शुरू हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज बाउंड बाय द न्यूक्लियस। तो जो भी वैल्यू आपके पास ज़ीरो से कम होती है वो हमेशा माइनस होती है। सो हम कहते हैं कि हमारे पास जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी हम इन्फिनिटी से उठाकर इलेक्ट्रॉन को नीचे लाने की कोशिश करते हैं तो आपके पास डिस्टेंस आर तक लेके जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पहले तो अट्रैक्टेड नहीं था किसी भी चीज़ से, लेकिन और उसकी हमने पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो कंसिडर किया। लेकिन जैसे ही ये एक पॉइंट आर पर पहुंचाया गया और उस पर जो काम किया हमने, और आपके पास पोटेंशियल एनर्जी तो काउंट होगी क्योंकि अब रेफरेंस काउंट हो रहा है, तो एनीथिंग लेस देन ज़ीरो इज़ नेगेटिव। सो हम कहते हैं कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो गई है।
ये जो हमने इन्फिनिटी से उठाकर इसे आर पॉइंट पर लेकर गए, इसके लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी और इसके लिए हमें वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ता है। और पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन, जो एक मैथ का एक ऑपरेशन है, उसको हम यूज़ करते हैं और लिमिट्स के दरमियान हम इंटीग्रेशन करते हैं। लिमिट्स हमारी क्या है कि हमने इन्फिनिटी से काम शुरू किया और आर तक इलेक्ट्रॉन को पहुंचाया, तो ये हमारी लिमिट्स हैं अपर एंड लोअर। सो पोटेंशियल एनर्जी, ये इन्फिनिटी के आप साइन देख सकते हैं, इंटीग्रेशन का ये साइन है कर्व वाला, ऊपर आर है, नीचे इन्फिनिटी है, ये लोअर लिमिट है, ऊपर अपर लिमिट है। और वही एक्सप्रेशन जिस पर हमने अभी काम किया है, Z²/4πε0r² dr, दैट इज इक्वल टू, हमने सिर्फ इंटीग्रेशन उसकी करनी है जिस पर हम काम कर रहे हैं, यानी आर और इन्फिनिटी में से अगर कोई एक्सप्रेशन में आ रहा है तो सिर्फ उस पर आपने ये साइन अप्लाई करना है, बाकी तमाम चीज़ें उस साइन से बाहर चली जाएंगी। यानी ZE²/4πε0 को आप एक तरफ ले जाएंगे और सिर्फ 1/r का जो स्क्वायर था उसकी इंटीग्रेशन जब की जाती है तो आप सिंपली जहन में रखें कि 1/r² dr, आपस में आर और आर कैंसिल हो गए तो ये बन गया 1/r और साइन आ जाएगा माइनस का। सो -1/r, ये आपने एक्सप्रेशन याद करना है। इसके स्टेप्स बहुत लेंथी होते हैं, आपके लिए सिर्फ इतनी ज़रूरत है कि आप यहाँ पर इसकी कैंसलेशन से जहन में रखें कि इसका आर इससे कैंसिल हो जाएगा और डिवीजन को ख़त्म करने के लिए आप -7 लगा रहे हैं, -1/r, तो अब ये साइन ख़त्म हो जाएगा और ये स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें साथ आप इन्फिनिटी और आर की वैल्यू पुट करेंगे। तो एक दफ़ा हम आर में इन्फिनिटी और एक दफ़ा आर पुट करते हैं तो फिर भी एक्सप्रेशन हमारा -1/r ही रहता है, तो ये साइंस भी ख़त्म हो जाएंगे बाहर जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ शो किए। तो सारे फैक्टर को आप ऊपर वाले को ऊपर के साथ और नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करें, तो एक्सप्रेशन बनेगा -ZE²/4πε0r। तो ये है हमारी पोटेंशियल एनर्जी जिसे हमने लिमिट्स के साथ सॉल्व किया। सो नेगेटिव साइन हमें यहाँ पर क्या बताता है? अभी आपने देखा कि नेगेटिव साइन हमें इंडिकेट करता है कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है जब हम इलेक्ट्रॉन को उठाकर इन्फिनिटी से डिस्टेंस r तक पहुँचाते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी वो पॉइंट है जहाँ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड नहीं है, बाउंड नहीं है, न्यूक्लियस के गिरफ्त में नहीं है, तो हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। लेकिन जैसे ही हम उसे न्यूक्लियस के करीब लाना शुरू करते हैं और इन्फिनिटी के पॉइंट से नीचे लाना शुरू करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन अब इट इज़ अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस, सो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर अप्लाई होगी और एनीथिंग लेस देन ज़ीरो इज़ नेगेटिव। सो ये इस पॉइंट का आपके पास है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पर आता है, शॉर्ट क्वेश्चन, जो अभी आप आगे देखेंगे। सो टोटल एनर्जी के लिए हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई है और काइनेटिक भी आ गई है, दोनों को पुट करें, इसमें कॉमन आ जाएगा ZE² और πε0r, और एक तरफ 1/8 और दूसरी तरफ 1/4 आ जाएगा, तो इनका एलसीएम लेंगे तो 10 भी आपके पास 8 ही रहेगा। तो E इज इक्वल टू -ZE²/8πε0r। दिस इज इक्वेशन नंबर 6 which is the total energy and it is again having a sign negative। ये नेगेटिव साइन वही पॉइंट्स बता रहे हैं जो आपने यहाँ पर पढ़े। जब हम इसमें r की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं जो हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ी, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, तो आपने ε0 n² a² πmZe², इक्वेशन नंबर 5 में रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन के टॉपिक में पढ़ा था, तो वही आपने रेडियस यहाँ पुट करना है और इस नीचे वाले एक्सप्रेशन को ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन आपके पास कुछ यूँ बनेगी, En इज इक्वल टू -mZ² E4/8ε0 square n² a², दैट इज इक्वेशन नंबर 7, जहाँ पर En एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट है। अब हम इसमें m, e और तमाम वैल्यूज पुट करें तो इसमें कॉन्स्टेंट्स क्या हैं, m है, e है, 8 ε0 और h का स्क्वायर है, बाकी Z² और n² को साइड पर ले जाएं तो तमाम वैल्यूज पुट करके हमारे पास आंसर क्या आता है, एनर्जी इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z²/n² जाउल यूनिट है। अगर आप हाइड्रोजन एटम की बात करें हैं तो प्रोटॉन नंबर 1 होगा तो Z रिप्लेस हो जाएगा 1 से, सो एनर्जी इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1/n² जाउल। अब ये हमारे पास एनर्जी है टोटल, जो हमें ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन हैज़ बीन ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस, और तभी तो हम इसका साइन नेगेटिव देख रहे हैं। अब हम अगर ये जो एनर्जी की यूनिट है जाउल में और इसको किलो जाउल में कन्वर्ट करें तो हम जानते हैं कि वैल्यू ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 मोल, उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं और किलो जाउल के में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसी एक्सप्रेशन में आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से डिवाइड करेंगे तो देन आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज़ En, यानी एनर्जी फॉर द nth ऑर्बिट इज इक्वल टू -1331/n² किलो जाउल पर मोल। ये भी एनर्जी है लेकिन जाउल के यूनिट के साथ।
ये भी एनर्जी है आपके पास किलो जॉल के यूनिट के साथ। तो आप जब डिफरेंट ऑर्बिट्स की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको एनर्जी की वैल्यूज़ मिलेंगी, यानी एन अगर आपके पास 1 है तो एनर्जी आपको मिल रही है -13.31 किलो जॉल पर मोल, इसी तरह -328.32 किलो जॉल पर मोल एंड अप टू सो ऑन। और इन्फिनिटी पे जब पहुंचे तो एनर्जी की वैल्यू ही ज़ीरो हो गई। इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इज़ फ्री फ्रॉम द न्यूक्लियस। और आपने यहाँ पर देखा जैसे आप हायर ऑर्बिट्स में जा रहे हैं तो एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि माइनस में छोटी वैल्यू बड़ी होती है, ये आपने जहन में रखना है। अब अगर आप एनर्जी डिफरेंस निकालें, जैसे रेडियस 5 ऑर्बिट्स का आपने रेडियस निकाला, यहाँ पे आपने 5 ऑर्बिट्स की एनर्जी निकाली, देन आप इनका डिफरेंस भी निकालेंगे, जैसे रेडियस के डिफरेंसेस निकाले तो E2 माइनस E1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि E2 माइनस E1 का एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, 984.99 किलो जॉल पर मोल। इसी तरह E3 माइनस E2 का जो डिफरेंस है वो है 182.40। यही वैल्यूज़ आपने यहाँ पे पुट करके निकालते जाना है। तो इस तरह 5 ऑर्बिट्स की जब आप डिफरेंसेस देख रहे हैं तो पहला डिफरेंस ज़्यादा है, फिर कम है और कम। तो हम कहते हैं कि एनर्जी जो डिफरेंस है एडजेसेंट ऑर्बिट्स का, यानी साथ साथ वाले ऑर्बिट्स का, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो E2 माइनस E1 सबसे ग्रेटर, फिर E3 माइनस E2, फिर E4 माइनस E3, इस तरह E5 माइनस E4 एंड अप टू सो ऑन। तो एनर्जी डिफरेंस अगर आप पहले और इन्फिनिटी लेवल का निकालें तो E इन्फिनिटी माइनस E1 हो जाएगा। इन्फिनिटी पर एनर्जी तो ज़ीरो है और E1 पर एनर्जी आपने -13.31 पुट करनी है, तो ये ऐड हो जाएगी तो 13.31 किलो जॉल। ये वो एनर्जी है जो आयनाइजेशन एनर्जी है हाइड्रोजन की। इसका मतलब, और ये वैल्यू एग्री करती है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से। ये वो पॉइंट है जिस पर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस, सो दैट इज कॉल्ड द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन। सो इस तरह आप जो है एनर्जी का जो फुल फ्लैच बिहेवियर शो कर सकते हैं। साथ डायग्राम में आप देख सकते हैं न्यूक्लियस है पहले की एनर्जी, फिर दूसरे की एनर्जी, इसी तरह ये एनर्जी का आप एस्पेक्ट देख रहे हैं। ये भी एक अलग आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में टॉपिक पूछ लिया जाता है कि आप डिराइव करें एनर्जी। अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे एक्सरसाइज से रेलेवेंट जो इन्हीं टॉपिक से मुतल्लिका हैं। लाइक बी पार्ट है हमारे पास, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट है, डिराइव द इक्वेशन फॉर द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम यूजिंग बोहर मॉडल। तो आपने ये अभी पूरा रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम डिटेल में पढ़ा है, वो आप कंप्लीट टॉपिक लिखेंगे। उसी से मुतालिक का सवाल है शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से, हाउ डज द अबव इक्वेशन टेल यू दैट। रेडियस की आपने इक्वेशन जो निकाली होगी फाइनली वो आपको याद होगी, जो आप यहाँ देख रहे हैं उसके मुताबिक आपसे पहला सवाल किया जा रहा है कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो आपने पढ़ा है कि रेडियस आपके पास स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिट के डायरेक्ट रिलेशन में है, तो आप बता देंगे एक्सप्रेशन लिखने के बाद। इसी तरह रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। तो आपने ये एक्सप्रेशन फाइनली निकाला था जिसमें Z इनवर्स रिलेशन शो कर रहा है जो कि प्रोटॉन नंबर है। तो आप ये स्टेटमेंट और ये एक्सप्रेशन लिखने के बाद आप स्टेटमेंट दे देंगे। डी, हाउ डू यू कम टू नो द वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हायर ऑर्बिट्स आर लेस देन दोज इन द लोअर ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आपने इसमें आपने क्या करना है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिखना है और उसके नीचे जो हमने पैराग्राफ स्टडी किया कि वेलोसिटी और ऑर्बिट का आपस में इनवर्स रिलेशन है। जो इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिट में होते हैं या स्मॉलर रेडियस में होते हैं, वो न्यूक्लियस के करीब होते हैं, वो तेज़ी से घूमते हैं, और जैसे हायर ऑर्बिट में जाते हैं लार्जर रेडियस की वजह से वेलोसिटी कम हो जाती है। तो वही एक्सप्रेशन साथ ज़रूर लिखेंगे आप। जस्टिफाई दैट द डिस्टेंस गैप्स बिटवीन डिफरेंट ऑर्बिट्स गो ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट्स। तो आपने फाइनल एक्सप्रेशन लिखना है और उसमें आपने 2 3 4 जितने 5 ऑर्बिट्स का आपने रेडियस का गैप पढ़ा था वो आप लिख कर ये ऑर्डर लिखेंगे तो आपका ये जस्टिफाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, derive the formula for calculating the energy of an electron in the nth orbit using Bohr model. Keeping in view the this formula, explain the following. आपने ये पूरा एनर्जी का टॉपिक पढ़ा है वो आप इसमें लिखेंगे। अब उससे मुतालिक कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बाउंडेड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। आपने बाउंडेड इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है, तभी तो उस पर पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई हो रही है और वो नेगेटिव है। तो आपने एक्सप्रेशन पढ़ा है अभी एनर्जी के टॉपिक में, पोटेंशियल एनर्जी का -Z(E²/4πε0r। तो उसमें माइनस साइन क्या बता रहा था वो आपने देखा था कि जैसे ही हम डिस्टेंस r पर इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन को लेकर आए तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होना शुरू हो गई। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पहले पोटेंशियल एनर्जी पर किसी भी इन्फ्लुएंस में नहीं था, लेकिन जैसे ही वो न्यूक्लियस के करीब आया उस पर अट्रैक्शन लगना शुरू हुई और पोटेंशियल एनर्जी लेस देन 0 नेगेटिव होती है। इसी तरह टोटल एनर्जी बाउंडेड इलेक्ट्रॉन की ये भी नेगेटिव थी। अब बात सारी वही है, सिर्फ आपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है टोटल एनर्जी वाला लिखना है, रीज़न दोनों की सेम है। सी पार्ट, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n², बट एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन दोज ऑफ द लोअर ऑर्बिट्स। सो एनर्जी का ये फाइनल एक्सप्रेशन है किलो जॉल वाला, जिसमें आप देख सकते हैं कि एनर्जी का ऑर्बिट के साथ इन्वर्स रिलेशन है और नेगेटिव साइन शो करता है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन डेवलप हो रही है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट्स में जाएगा ये अट्रैक्शन कम होना शुरू हो जाएगी और एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी। सो ये आप जो ऑर्बिट्स की एनर्जीज थी वो निकाल कर दिखा सकते हैं। इसके अलावा अगर एनर्जी डिफरेंस देखें तो वो डिक्रीज़ कर रहा है। अभी हमने पढ़ा कि आप फाइनल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखें और उसमें E2 माइनस E1 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स का एनर्जी डिफरेंस निकालें, तो आपका पहले ऑर्बिट की एनर्जीज का डिफरेंस ज़्यादा होगा, फिर कम होना शुरू हो जाएगा, तो आप ये फाइनली मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब फर्दर हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं आएंगे, और ये क्वेश्चन और भी है। हाइड्रोजन एटम एंड हीलियम आर मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बट द साइज ऑफ हीलियम इज मच स्मॉलर देन हाइड्रोजन। वो कहते हैं कि दोनों ही मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, यानी हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम का के पास दो थे, लेकिन पॉजिटिव साइन शो कर रहा है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, तो दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, लेकिन न्यूक्लियस हीलियम का ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज रखता है, ये जहन में रहे, क्योंकि उसमें दो प्रोटॉन्स हैं, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, तो जिसका प्रोटॉन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा पावरफुली उसका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और साइज़ में कमी वाक़ई होगी। इसीलिए हीलियम के क्योंकि प्रोटॉन नंबर ज़्यादा है तो इसीलिए उसका न्यूक्लियस पावरफुल है और उसका साइज़ कम हो जाता है। सेम केस लिथियम और हीलियम में भी है, क्योंकि लिथियम में हम अगर हीलियम से भी आगे चले जाएंगे हम ये केस, तो दोनों में ही मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, लेकिन लिथियम के अंदर 3 प्रोटॉन्स हैं और हीलियम के अंदर 2, तो लिथियम का साइज़ आपके पास कम होगा। इस चीज़ को आप मैथमेटिकली भी रेडियस के एक्सप्रेशन में पुट करके जो है z की वैल्यूज़ आप लिथियम के लिए 3 पुट करेंगे और हीलियम के लिए 2 पुट करेंगे, तो आप मैथमेटिकली भी देख सकते हैं कि लिथियम का आपके पास बिहेवियर जो है कम है और रेडियस कम है, क्योंकि वो खींच के रखेगा, और जो हीलियम है उसका रेडियस ज़्यादा क्यों है, क्योंकि उसका न्यूक्लियस इतना पावरफुल नहीं है, वो इतना इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पुल नहीं कर पाएगा, सो साइज़ बढ़ेगा, रेडियस ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 18, इसके न्यूमेरिकल्स जस्ट आपने देखने हैं, फार्मूलाज में डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करनी है। ये एनर्जी का आपके पास एक्सप्रेशन है और तमाम वैल्यूज़ हमें पता होती हैं, ये आपने ऑलरेडी याद की होती हैं, तो पुट करके डायरेक्ट आपने सीधा आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 19 में भी रेडियस दिया हुआ है, तमाम वैल्यूज़ हमें पता है, वही एक्सप्रेशन जो आप टॉपिक तैयार करेंगे तो ये ऑलरेडी आपका तैयार होगा, और इसमें अगर उसने कहा है कि 1 से 2 में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बताएं, तो आपने R1 निकाल लेना है, फिर R2 निकाल लेना है और उनको माइनस करके उनका डिफरेंस निकाल लेना है। इसी तरह आपके पास एक और डिफरेंस पूछा है, यानी N2 से N3 और N9 से N10, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आपने R2 को अलग निकालना है, R3 को अलग निकालना है फाइनल एक्सप्रेशन में पुट करके, और दोनों को माइनस कर लेना है। इसी तरह 9 और 10 को भी माइनस करके आप डिफरेंस निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 20 का ये पार्ट है कि जी 5 ऑर्बिट्स की फर्स्ट 5 ऑर्बिट्स की हाइड्रोजन के लिए एनर्जी कैलकुलेट करें और उनका डिफरेंस भी, तो आपने टॉपिक में पहले 5 ऑर्बिट्स की एनर्जीज भी कैलकुलेट कर लेनी है, वो वैसे ही आप टॉपिक में तैयार कर लेंगे और सारे डिफरेंसेस भी करेंगे, तो ये ऑलरेडी सवाल आपका हो जाएगा। Justify that the energy gap between second and third orbit is approximately 5 times smaller than that between the first and second। तो आपने E2 और माइनस E1 अभी पीछे निकाला है, E2 माइनस E1 और E3 माइनस E2, तो ये दोनों को आप इनकी जो दोनों की वैल्यूज़ हैं अगर आप इनको आमने सामने ले आते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये 5 टाइम्स बनती हैं। सो यहाँ से हम एक्सप्रेशन कह सकते हैं कि 1/5 ऑफ दिस वन इज इक्वल टू E3 माइनस E2, तो एनर्जी डिफरेंस आपके पास E3 माइनस E2 का 5 टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली स्मॉलर है E2 माइनस E1 से। सो ये एक्सप्रेशन पीछे से ही वैल्यूज़ इसकी रिलेट हो जाएंगी। Calculate the energy of electron in helium of the first 5 orbit and justify the energy difference are different from those of the hydrogen atom। काम वही है, बस हीलियम के लिए आपने z की वैल्यू 2 पुट करनी है, जैसे कि यहाँ पर आप 1 पुट करते थे, हाइड्रोजन के लिए वही एक्सप्रेशन यूज़ करने हैं, पहले 5 ऑर्बिट्स के लिए सिर्फ नीचे आपने 1 स्क्वायर की आपके पास जो z की जो वैल्यू है ऊपर आ रही वो आपने 2 लगानी है हर तरफ, तो आपके पास डबल डबल वैल्यूज़ आएंगी, तो एनर्जी डिफरेंस भी उसी के मुताबिक माइनस करके निकलेगा। तो डेफिनेटली क्योंकि इसका प्रोटॉन नंबर कुछ और है, तो हाइड्रोजन से इसकी एनर्जीज भी डिफर करेंगी और डिफरेंस भी एनर्जी का डिफरेंट होगा। सो डू यू थिंक दैट्स ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हीलियम आर डिफरेंट प्लेसेस देन दोज ऑफ द हाइड्रोजन। एनर्जी डिफरेंस क्योंकि दोनों में एनर्जी लेवल का फ़र्क है, हाइड्रोजन और हीलियम का फ़र्क है, तो स्पेक्ट्रल लाइंस दोनों की टोटली डिफरेंट होंगी। सो क्वेश्चन नंबर 21, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इफ एन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम रिवॉल्व्स इन एन ऑर्बिट ऑफ एनर्जी दिस। एनर्जी आपको दे दी, z आपके पास 1 है, n आपसे पूछ लिया गया है, क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से डिनोट किया जाता है, तो एनर्जी का ये फाइनल एक्सप्रेशन आपने पढ़ा है, तमाम वैल्यूज़ पुट करें, एनर्जी को z को n रहने दें, n को एक तरफ ले जाएं तो 9 आएगा, स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो ये 3 आपके पास आंसर आ जाता है। बोर फार्मूला फॉर एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर एनी सिस्टम इज हाइड्रोजन हीलियम लिथियम एस। आपके पास फार्मूला पहले से उसने दे दिया, ए पार्ट आप नहीं करेंगे, जस्ट बी पार्ट में वो कह रहा है कि वो एनर्जी कैलकुलेट करें जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे हाइड्रोजन के एटम से भी और हीलियम के एटम से भी, मतलब वो आपसे आयनाइजेशन एनर्जी मांग रहा है। आयनाइजेशन एनर्जी आपने भी देखी थी एनर्जी के टॉपिक के एंड पर कि आपको उसके लिए पहला ऑर्बिट और इन्फिनिटी का ऑर्बिट चाहिए होता है। सो आपने एनर्जी
फर्स्ट वाले के लिए हाइड्रोजन के लिए काम करना है, फिर इन्फिनिटी का निकालना है, तो आपको जो दोनों का डिफरेंस आप जब लेंगे एनर्जी का, तो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जाउल, ये वो आपके पास एनर्जी है जो अगर हाइड्रोजन एटम को दे दी जाए तो आपके पास वो आयनाइज हो जाता है, तो इसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इस तरह आपके हीलियम के लिए यही काम आपको करना है, वही एक्सप्रेशन यूज़ करना है, जस्ट जेड में आपको 2 लगाना है और इसकी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। C part, how do you justify that the energy is calculated in the B part are the ionization energy of hydrogen and helium? Ionization energy होती क्या है? The amount of energy required to remove an electron from an atom or ion to an infinite distance is called ionization energy. वो एनर्जी जो किसी एटम या आयन में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए दी जाए उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और 22 के आपने बी पार्ट में जो दोनों वैल्यूज़ निकाली हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जीज हैं। यूज एवोगैड्रो नंबर टू कन्वर्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज इन किलो जॉल पर मोल फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम। एनर्जी आपने जो किलो जॉल वाला एक्सप्रेशन पढ़ा था एनर्जी का, वो एक्सप्रेशन आपने यूज़ करना है, तो आपने हाइड्रोजन की भी निकाल लेनी है, इसी तरह हीलियम की भी निकाल लेनी है। पिछले पार्ट में जो वैल्यूज एनर्जी की आई हैं उसमें एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई करें और 1000 से डिवाइड करें। एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम आर 1331 किलो जॉल पर मोल एंड 5250 किलो जॉल पर मोल। हाउ डू यू कंपेयर योर वैल्यूज विद एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज? जो कैलकुलेट आपने की वो बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज आपके पास आई हैं ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज से ऑलमोस्ट रिलेट करती हैं और ये रिजल्ट शो करते हैं कि बोहर थ्योरी परफेक्टली एप्लीकेबल होती है टू वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। So this is all about the complete topic of the radius and energy with their relevant questions. So आपने इसकी रिटन प्रैक्टिस नंबर ऑफ टाइम्स करनी है क्योंकि इन दोनों टॉपिक्स में से कोई भी क्वेश्चन लॉन्ग में अक्सर औकात पूछ लिया जाता है। बेस्ट ऑफ लक।